75 साल पाकिस्तान को बने हुए हुए और 75 साल पहले से लेकर अभी तक जो मसाइल हमारे चल रहे हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए। उजड़ी बस्तियां बसते बसते कितना वक्त लगेगा ये अभी किसी को नहीं मालूम। आज का अलमिया बहुत बड़ा अलमिया है और वो है सैलाब। हमारे नेबर्स में ऐसे ऐसे मुल्क वो भी हमसे आगे हैं और हम कहाँ हैं। जो घर उजड़ गए हैं इन्हें दोबारा बसाने में कितना वक्त लगेगा। अभी तक तो वो मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ त्याग कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे वो आबाद नहीं हो सके। जो लोग उजड़े हैं उनके मलबे पर खड़े होकर कितनों ने खुद को तामीर करना है, ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं। कि खुदा के बंदो कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं करते, कोई ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बनाते जिससे कुदरती आफतों में नुकसान कम से कम हो। किया जापान में ज़लज़ले आया करते थे तो उन्होंने उस ज़लज़लों को रोने पीटने और भीख मांगने पे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने देखा कि ये ज़लज़ले तो आ ही रहे हैं और तसलसल से आ रहे हैं, हमें इनके साथ कैसे नमज़ाम होना है। उस हवाले से उन्होंने प्लानिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी, प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। जैसा कि आजकल हम एक बड़े मुसीबत का शिकार हुए हैं, पूरा पाकिस्तान ही कह लें इस वक्त, क्योंकि कोई एक घर नहीं उलझा हुआ। पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा रकबा जो है इस वक्त पानी की मौजों का शिकार हुआ। 75 साल पाकिस्तान को बने हुए और 75 साल पहले से लेकर अभी तक जो मसाइल हमारे चल रहे हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कुछ बेहतर हुआ हो, लेकिन अवाम जो है वो पस्त होती गई। कहीं कुछ शायद तरक्की भी हुई हो, लेकिन अवामी अलमियों में कोई कमी नहीं आई। ये बड़ा सोचने की बात है। अवाम को भी सोचना चाहिए इस पर, हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि आज दुनिया में हम खड़े कहाँ हैं। हमारे नेबर्स में ऐसे ऐसे मुल्क वो भी हमसे आगे हैं और हम कहाँ हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में उन मसाइल को, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जो आपके हैं, मेरे हैं, आम आदमी के हैं, इस मुल्क के हैं। उसके ऊपर हम बात करते हैं। हम तालीम पे बात करते हैं, हम सेहत पे बात करते हैं, हम इंसानी अलमियों पे बात करते हैं। लेकिन आज का अलमिया बहुत बड़ा अलमिया है और वो है सैलाब से मुतासर। और ये कोई आज की बात नहीं है, कई मरतबा यहाँ पर सैलाब आए और इसी तरह से हुआ। ज़लज़ले आए, इसी तरह से हुआ कि हमारे यहाँ हाथ फैलते हैं लेकिन हाथ काम नहीं करते। वो हर जगह नजर आएंगे। 2010 के बाद जो हालिया सैलाब है की तबाहकारियाँ जारी हैं। जो जिंदगियाँ सैलाब की मौजों की नज़र हो चुकी हैं वो वापस नहीं आएंगी। जो घर उजड़ गए हैं इन्हें दोबारा बसाने में कितना वक्त लगेगा और सरमाया दरकार होगा, अभी इसके तखमीने ही लगाए जा रहे हैं। उजड़ी बस्तियां बसते बसते कितना वक्त लगेगा ये अभी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक तो वो मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ त्याग कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे वो आबाद नहीं हो सकते। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी क्या होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी एक की मुसीबत दूसरे के लिए राहत और फायदे का बायस बन जाता। जो लोग उजड़े हैं उनके मलबे पर खड़े होकर कितनों ने खुद को तामीर करना है, ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं। हर बरस ऐसा ही होता है, बल्कि पाकिस्तान में आने वाली हर कुदरती आफत के बाद ऐसा ही होता है। उजड़ों को बसाने के लिए बसे हुए खुद को मजीद आबाद करने के लिए निकल खड़े हो। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में आने वाली हर मुसीबत और कुदरती आफत पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मुसीबत इसलिए होती है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते और ना ही इंसानियत की चीखें हमें मजबूर करती हैं कि खुदा के बंदो कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं करते, कोई ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बनाते जिससे कुदरती आफतों में नुकसान कम से कम हो। हम फितरत से लड़ नहीं सकते, लेकिन फितरत के साथ हम आहंग होकर चल सकते हैं। फितरत के मोमन बनकर, जिस तरह से दुनिया भर ने किया। जापान में ज़लज़ले आया करते थे तो उन्होंने उस ज़लज़लों को रोने पीटने और भीख मांगने पे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने देखा कि ये ज़लज़ले तो आ ही रहे हैं और तसलसल से आ रहे हैं, हमें इनके साथ कैसे नमज़ाम होना है। उस हवाले से उन्होंने प्लानिंग की, पॉलिसियाँ बनाई। आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जब ज़लज़ले आते हैं तो झूलती हैं। अवाम जो है उनको तैयार किया हुआ है, वो उसके मुताबिक अपना एक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छोटे से छोटा मसला भी हड़बूंग मचा और ये ऊपर से लेकर नीचे तक। बात हो रही थी कि हम ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं करते जिससे कुदरती आफतों में नुकसान कम से कम हो। मगर आफरीन है हम पर कि हम फिर भी सबक नहीं सीखते, बल्कि जो गलतियां और कोताहियां माजी में हुई उन्हें दुरुस्त करने की तरफ भी तवज्जो नहीं। कौम की इज्तिमाई गलतियों और कोताहियों की याद दहानी कराने के बजाय हमारे तमाम तबकात, उसमें सियासी भी हैं, मजहबी भी हैं और दीगर भी हैं, और इन्हें तो मौका मिलना चाहिए कि वो अवाम को में मजीद खौफ पैदा करें। एक तो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, बेचारों के पास रोटी नहीं है,
اور دوسری طرف انہیں اس بات کا ڈراوا دیا جاتا ہے ہمارے سیاستدان بھی کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ۔ پھر وہیں سے بات کریں گے ہم اپنی نااہلی کے اوپر تو بات نہیں کرتے لیکن لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے۔ سیلابی علاقوں میں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر متاثرین کو بروقت امداد نہ ملی تو کئی جانیں ضائع اور ہلاک ہونے کا نقصان ہو سکتا، املاک تباہ ہو رہی ہیں، بچے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لاکھوں حاملہ خواتین کی دادرسی نہ کی گئی تو بچے پیدا ہونے سے پہلے مر سکتے ہیں اور خواتین بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سامنے آئی ہیں خبریں کہ جب پانی کے بہاؤ میں لوگ اس کے بیچ میں آتے ہیں کسی تیز ریلے میں تو کپڑے تک اتر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور جو خواتین بچے ہیں ان کے ساتھ کیا، ان بیچاروں کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی یہ وہی جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں۔ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر، ہم گھروں میں بیٹھ کر، ہم شہروں میں بیٹھ کر بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس درد، اس تکلیف، اس کرب کو بالکل محسوس نہیں کر سکتے۔ خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ کئی علاقے ایسے ہیں جو سیلاب کے متاثرین ہیں، وہاں لوگ کئی دن سے بھوکے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے دکھائی دے۔ یہ لوگ اس کڑے وقت میں بھی بجائے اس کے کہ ان کی جان بچانے کی کوشش کریں یا امداد پہنچائیں، ان کے لیے یہ المیہ بھی سنہری موقع ہے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے سے باز نہیں آ رہے۔ اس وقت متعدد سیلاب زدہ علاقوں میں آپ کو ایسے گروہ افراد نظر آئیں گے جو ویگنوں میں کوسٹر کے لے کر جگہ جگہ گھوم رہے ہوں گے۔ یہ گروہ خیمے، خوراک، ادویات، صاف پانی، کھانا پہنچانے کے بجائے سکتے کے شکار فاقہ زدہ متاثرین کو بذریعہ میگا فون خوف، ڈر اور عبرت سپلائی کر تمہارے مال ہی ایسے تھے کہ یہ عذاب آنا تھا، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، حرص کرنی ہے تو بعد آخرت کی زندگی کی حرص کرو۔ یہ تکالیف نہیں، آزمائش ہیں جس کا اگر یہاں نہیں تو وہاں ضرور اجر ملے گا۔ یقیناً یہ سب واعظ و نصیحتیں بہت اچھی ہیں لیکن جب پیٹ خالی ہو، جب حاملہ عورتیں چلتی گاڑیوں کو امدادی گاڑی سمجھ کر پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں، جب بچے خوراک کی تقسیم کے وقت اپنے ہی بڑوں کے پیروں کے تلے آ کر کچلے جا رہے ہیں، اور جب بڑے چھینا چپٹی کے دوران پولیس کے ڈنڈوں کی زد میں، تو کیا یہ وقت واعظ اور نصیحت کے لیے مناسب ہے؟ ایسے موقعوں پر طبقہ اشرافیہ کا گروہ، وہ بھی صرف ٹی وی چینل اور اخبارات کے ذریعے اپنی آرامدہ کرسیوں میں بیٹھا سیلابی قیامت کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے اور میدان میں لنگوٹ باندھ کر کودنے کے بجائے سیمیناروں اور بیانات کے ذریعے مصیبت زدہ زدگان کی مدد کرتا دکھا۔ کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس گروہ کے خیال کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ جیسا سیلاب اس سال آیا ہے اب ہر سال آئے گا، فرض کریں اب ہر سال ایسا ہی خوفناک سیلاب آئے گا اور اس بنیاد پر کالا ڈیم بھی بن جائے تو بھی کیا ہوگا؟ مسئلے کا حل کالا باغ ڈیم بتانے والے کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ نہروں اور کھیت تک پانی پہنچانے والی ابھی گزرگاہوں کو پکا کر دیا جائے تو ایک کالا باغ ڈیم کے برابر پانی مفت میں بچ سکتا ہے۔ یہاں تو ان نہروں کی صفائی تک نہیں کی جاتی مگر کاغذی کھاتا پورا ہوتا ہے۔ اگر پہاڑی علاقوں کو اندھا دھند درختوں سے محروم نہ کیا جاتا تو یہ درخت 30% سیلابی پانی کو دریا میں آنے سے پہلے روک لیتے، مگر یہاں بھی حفظ شکم پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ دھڑا دھڑ درخت کاٹ کر دولت بڑھائی جا رہی۔ اگر دریائی گزرگاہوں میں تجاوزات نہ کی جاتی تو بیشتر سیلابی پانی آسانی سے گزر جاتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس کے بعد بھی کوئی سبق حاصل کیا جائے گا یا یوں ہی درخت کاٹے جاتے رہیں گے؟ نہروں کی بھل صفائی کی مہم صرف کاغذوں میں رہے گی اور دریائی گزرگاہوں کو یوں ہی بند رکھا جائے۔ دوسری جانب شہروں میں ہر چوک پہ، نکڑ پہ، چوراہے پہ، سڑکوں پہ، مین شاہراہوں پر اونچی آواز میں ڈیک لگا کر، ٹینٹ لگا کر امدادی ٹیمیں بیٹھی ہوں اور ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کو امال سے ڈرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قومیں اپنی ہٹ دھرمی کی روش تبدیل نہ کرنے سے دبا ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہوتے رہیں لیکن نہ کوئی پالیسیاں بنائیں، نہ کوئی بہتری کی طرف قدم اٹھائیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 1956، 1976، 1986، 1992 اور 2010 میں بڑے سیلاب آئے تھے جنہوں نے تباہی مچائی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں حالیہ سیلاب کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور خوفناک سیلاب قرار دیا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں موات، لاکھوں زخمی اور کروڑوں افراد بے گھر ہو چکے۔ لیکن بات وہی ہے، حکومت نے ان سب سے کیا سیکھا؟ کوئی حفاظتی بندوبست کیے، نئے ڈیمز کی تعمیر کی، نہریں بنائیں یا شہروں کے ڈرینیج سسٹم کو اپ گریڈ کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب نفی میں ملیں گے، جبکہ حکمران جب لٹے پھٹے متاثرین کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں خدا نے آپ کی قسمت میں ایسا ہی لکھا۔ اس طرح کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، 20-25 ہزار امداد سے ان کے اشک شوئی کیا ان کے دکھوں کا مداوع بن سکے گی؟ ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ جی ہم ہر متاثر کو
25,000 रुपया दें। 25,000 में तो आजकल एक टेंट नहीं आता, तो उनके घर कैसे आबाद होंगे। किसानों का तो दारोमदार ही फसलों पर होता है, जिस पर कर्जे लेते हैं कि फसल आएगी, कर्ज भी वापस किया जाएगा और अपने मामला भी चलाए जाएंगे। क्या हुकूमत ने इस बात का सर्वे किया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों का कितना नुकसान हुआ है और उनका अजाला कैसे होगा? कम से कम ये तो किया जा सकता है, इन हरमा नसीबों की इतनी मदद तो की जाए कि वो अपने कर्ज ही अदा कर सकें जो फसलों के पकने पर उन्होंने अदा करने थे। जो इलाके और शहर सैलाब से बचे हैं वहाँ महंगाई का सैलाब आ चुका और इसने अभी काफ़ी अरसा रहना है। इसलिए हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हर तरफ निगाह रखे, मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सीधा जेल में डाला। ये लोग किसी रूह रियात के मुस्तहिक नहीं हैं और इंतज़ामी मशीनरी जिसका काम है शहरियों को आसानियाँ पैदा करना, लूटने वालों से उन्हें बचाना। लोग तो बेचारे पहले ही बड़े परेशान हैं। अगर वो गलत काम करे तो ऐसे अफसरान और एहलकारों को नौकरियों से निकाल बाहर किया जाए, क्योंकि ये लोग अवाम के खादम हैं और यही अगर जुल्म करेंगे तो इनकी सज़ा भी डबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक आखिरी बात, पाकिस्तान में जिस हद तक दामे दरमे सखने लोग अपनी मदद आपके तहत पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं, चीज़ें भी फ्राहम कर रहे हैं, कुछ खाने की, कुछ अदवायात और इस तरह की सारी चीज़ें पानी तक का दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर इमदाद हमारी बाहर से आती है, बाहर के मुल्कों के लोग भेजते हैं, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, यन की शक्ल में, दिरहम दिनार की शक्ल में। वो आती है NGOs के ज़रिए, क्योंकि और कोई ज़रिया ऐसा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने FATF के बाद से काफ़ी सारी कदगन लगाई हुई हैं, तो पैसा नहीं आ पा रहा उस तरह से। तो इस पे भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से इसमें आसानी पैदा करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजें। और जो लोग हैं इन बेचारों को आबाद होते हुए, अभी तो हम 2005 के ज़लज़ले के लोगों को सही तरह से आबाद नहीं कर सके। 2010 में जो लोग उजड़े थे उनको भी अभी तक कई बेचारे कर्ज़ों में दबे होंगे, इस पर कभी सर्वे नहीं हो सका। और अब ये जो आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है, ये भी कोई हतमी अदादोशुमार नहीं है, लेकिन अमलन ऐसा ही है, क्योंकि जिधर नज़र डराएं हम चैनल TV पे देखते हैं हर तरफ आहो बकार पैदा हुई है। उनको अब सब्जियां, फल, हर चीज़ जो है, यहाँ तक कि जो अजनास है वो भी सारी तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि अपने हमसाया ममालिक से फौरी तजारत शुरू करें। टमाटर, प्याज, सब्जियां, खाने पीने की अशिया जो हैं वो इस वक्त 500 रुपये किलो तक जा चुकी हैं और ये आम आदमी, गरीब आदमी, शहरों में रहने वाला भी जो है वो नहीं इसको खरीद सकेगा। तो ये अलमिया दर अलमिया, ये सिर्फ सैलाब नहीं आया है, ये हर तरफ आया, हर घर में पहुंचा है। ये उसी वबा की तरह से है जिसके असरात हर घर में पहुंचते हैं। तो इससे शहरियों को भी बचाना है और जिन इलाकों में सैलाब आए हैं उन लोगों को भी बचाना है, उनकी मदद भी करनी है। ये सिर्फ हुकूमत का तो फ़र्ज़ है, उसकी तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों को, शहरियों को भी इसके ऊपर अमल करना है ताकि हम किसी मुसीबत को मिलजुल कर बांट सकें। हमारा तबका अशराफिया जो है वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ मदद तो करता है, लेकिन इस वक्त ये है कि अगर 2 रोटियां हैं तो एक खाने की ज़रूरत है। अगर हम इज्तिमाई मदद करेंगे तो बहुत जल्दी बहाली हो जाएगी, अदरवाइज़ जो है ज़ाहिर बहुत अरसा लगेगा और मुतासरीन की तादाद बढ़ती जाएगी। एक और खदशात का भी इज़हार किया जा रहा है, वो ये है कि बेशुमार पेशावर बकारी वो इस्लाम मुतासरीन के नाम पर भी शहरों का रुख कर रहे हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें कि क्या वो पैसे वहाँ पर खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो लोग इस तरह से टोलियों की शक्ल में, हजूम की शक्ल में शहरों की तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर भी निगाह रखी जाए कि वो जेन्युइन लोग हैं, ताकि नॉन जेन्युइन पेशावर बकारी जो है वो जेन्युइन लोगों का हिस्सा या हक ना खा सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, ये क्योंकि एक ऐसा इशू है इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। हमारा चैनल सिटी प्रेस सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, हमें राय दीजिए, हमें मशवरे दीजिए कि हम इसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।